Hello everyone. This side Poonam Grover from St Andrews College of Technology and Management, Farooq Nagar, Gurugram. Today I start with my lecture number 2, which are came under Unit 1 and a subject that is digital communication for the ETC 6th semester student. So in my today lecture, I will cover the various topic that is PPM, you can say pulse position modulation, and how you can describe this particular time of pulse position modulation as per the analysis of your PWN and PDM. PWM stand for your pulse width modulation and PDM stand for your pulse duration modulation. So duration is also a type of your time modulation, and pulse position, you can say that you change the angle, so that will be same as your, you can say, phase modulation. So again you can converting the analog signal into digital one with the help of your quantization, and we will follow the two type of quantization. One is called your uniform quantization, another is called your non-uniform quantization. So in my today lecture I will explain the concept of your uniform quantization, plus its type is mid thread and mid riser quantization. And one most and important topic in today my lecture, that is quantization error in terms of noise. You can say quantization noise in terms of error, and also we can calculate the mean and variance in terms of quantization. Clear? So today lecture is very important for you. Again you can come with your first lecture, that is first topic, that is PWM. Here we use the PWM stand for your pulse width modulation. So both are the same thing, pulse width and pulse पोजीशन मॉड्यूलेशन. इट मीन्स अगर मॉड्यूलेशन क्या होती है कि मॉड्यूलेशन इज अ फिनोमिना थ्रू विच वी कैन इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ एन अ वीक सिग्नल, बट अकॉर्डिंग टू पल्सेस एज पर योर डिजिटल कम्युनिकेशन यू इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ एन अ पल्सेस. ठीक है? सो इसमें हमारा एक इनपुट होगा जो कि एनालॉग क्वांटिटी होगी, ठीक है, और एक हमारा कैरियर होगा. क्लियर? ठीक है, हम अब क्या करेंगे, उस इनपुट को उस कैरियर के अकॉर्डिंग, जो कैरियर है वो अपना कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक एम्पलीट्यूड, फेस या फिर पोजीशन को वेरी करेगा एज पर योर पल्सेस. क्लियर? सो जो साटू जनरेटर है इस फिगर में ध्यान से देखिए, यहाँ पे हमारा एक साटू जनरेटर लगा हुआ है. साटू जनरेटर क्या करता है, आपको पल्सेस जनरेट करेगा, यानी कि रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम पे, जो कि हमारा कैरियर का काम करेगा. और एक तरफ हमने मॉड्यूलेटिंग इनपुट सिग्नल दे रखा है. ठीक है? जैसे ही हम इन दोनों को ओपएम की इनपुट पे अप्लाई करेंगे, तो अगर आपका xt इन केस xt इज ग्रेटर देन ct, अगर तो xt ct से ज्यादा है, ठीक है, तो वो पॉजिटिव वोल्टेज जनरेट करेगा यहाँ पे. अगर xt कम है ct से, तो वो नेगेटिव वोल्टेज जनरेट करेगा. तो एज पर योर पॉजिटिव एंड नेगेटिव वोल्टेज यू विल बी क्लैंपिंग दैट पर्टिकुलर वोल्टेज, यानी कि आप उसके लेवल को शिफ्ट करेंगे, आइदर अपर साइड फ्रॉम योर रेफरेंस लेवल और आइदर लोअर साइड फ्रॉम योर रेफरेंस लेवल. सो यहाँ पे आउटपुट पे आपको क्या मिलेगी, पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन एट द output. But also we can use a monostable circuit here, so we can getting the ppm from your pwm. So that circuit shows your pwm pulse width modulation. तो अगर हम pwm की जो आउटपुट आई है उसको हम मोनोस्टेबल सर्किट को दें, तो वो उसको ppm में चेंज कर देगा, यू कैन से पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन. अब देखिए ध्यान से फिगर में कि आपकी पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन हुई कैसे है. जैसे आपने बोला है कि आपके ओपीएम की इनपुट पे दो इनपुट अप्लाई कर रहे हैं, एक आपका इनपुट सिग्नल एक्स ऑफ टी है और दूसरा आपका साटूथ जनरेटर है. क्लियर? तो क्या करेंगे आप, अब अगर ये दैट वेव्स पल्सेस रिप्रेजेंट योर साटूथ, और यू कैन से कैरियर वेव. ठीक है? और ये आपका क्या है, इनपुट है. क्लियर? तो मैंने क्या बोला, व्हाट डू यू मीन मॉड्यूलेशन, और यू कैन से पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन. पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन क्या होता है कि आपका जो कैरियर है, ये जो कैरियर है साटूथ, कैरियर इज चेंजेस एज पर योर इनपुट सिग्नल. क्लियर? तो ध्यान से देखिए कि जब पल्स विड्थ मतलब कि आप उसकी विड्थ चेंज करना चाहते हो, तो जहां पे आपके इनपुट का पीक एम्पलीट्यूड आता है, आइदर फ्रॉम नेगेटिव साइड और आइदर फ्रॉम पॉजिटिव साइड. ठीक है? तो अगर नेगेटिव साइड में जहां आपका पीक मैक्सिमम आएगा, वहां उसकी विड्थ क्या हो जाएगी, नैरो हो जाएगी. क्लियर? और जहां पॉजिटिव साइड में उसका पीक मैक्सिमम आएगा, उस टाइम में उसकी विड्थ क्या हो जाएगी, वाइड हो जाएगी. सो इट मीन्स योर साटूथ वेव
that behave as an carrier, and it will be changes its width as per your इनपुट इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ योर इनपुट सिग्नल. इट मीन्स जहां आपके इनपुट का नेगेटिव पे मैक्सिमम होगा, आपको आउटपुट पे जो पल्सेस मिलेंगी एज पर योर पल्स विड्थ मॉड्यूलेटेड आउटपुट, वहां पे उन पल्सेस का जो विड्थ होगा वो बहुत ज्यादा नैरो हो जाएगा इन नेगेटिव साइड में, और इन पॉजिटिव साइड में एज पर एनालॉग इनपुट में आपका जो आउटपुट मिलेगा उसमें जो पल्सेस का विड्थ है वो क्या हो जाएगा, ब्रॉडेंड हो जाएगा. क्लियर. सो दैट फिनोमिना शो योर पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन. अब हमने क्या किया अपनी फिगर में, पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन की आउटपुट को मैंने मोनोस्टेबल सर्किट को अप्लाई कर दिया. तो वो क्या करता है, वो आपका पॉजिटिव टू जीरो या फिर जीरो से नेगेटिव तक की वोल्टेज को जनरेट करता है. ठीक है. तो यहाँ पे भी यही किया हुआ है कि जहाँ पे आपका पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन की आउटपुट एंड होती है, वहां से उसकी इनपुट क्या होगी, स्टार्ट हो गई. तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी पल्स ने पोजीशन चेंज कर ली. ठीक है. सो द मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर दैट वर्क द आउटपुट ऑफ PWM will be changed in position. So at the output of a monostable multi vibrator you can getting the PPM output, pulse position modulated output. So PPM, so in case of PPM you notice clearly that कि आपकी यहाँ से की जो पोजीशन है वो वेरी हुई है, ना कि विड्थ या टाइम वेरी हुआ है. ओनली पोजीशन क्या हो रही है उसकी, आगे की तरफ वेरी हो रही है. सो दैट इज अ एग्जांपल ऑफ योर PPM. So here we also mention many advantage of PPM and disadvantage of PPM. PPM, it is less effective by noise because of in PPM आपके PPM में एम्पलीट्यूड भी फिक्स है और उसकी विड्थ भी फिक्स है. तो जब डीजे कांस्टेंट है तो कोई चीज वेरी नहीं कर रही, तो नॉइज जो होगी वो आपकी लेस इफेक्टेड होगी. तो इस केस में आपको ओरिजिनल सिग्नल दोबारा से, यानी कि जब आप PPM का आपने अभी आपका एक मॉड्यूलेशन डिजाइन पढ़ा है, अगर आप LP फिल्टर लगा के उसको डीमोलेट करोगे तो इस केस में नॉइज ऐड होने पर भी आपका एम्पलीट्यूड और विड्थ जो पैरामीटर है वो वेरी नहीं कर रहे हैं, वो कांस्टेंट है. सो उसकी इसी लाइक क्वालिटी का यूज करते हुए हम अपने रिसीवर साइड पे ओरिजिनल सिग्नल को बड़ी आसानी से रिकवर कर सकते हैं. और यू कैन से नॉइज कॉन्टामिनेटेड सिग्नल कैन इजिली बी रिकंस्ट्रक्टेड. क्लियर. यानी कि जो नॉइज से मिक्स हुआ सिग्नल है, इन केस ऑफ PPM योर पैरामीटर ऑफ एम्पलीट्यूड एंड विड्थ शुड बी कांस्टेंट, सो दैट्स व्हाई योर नॉइज विल बी रिकवर easily, or you can say filtered out easily. Next, your amplitude and width will be constant, so the transmitted power is also constant. Again, your disadvantage, the synchronization is required at the demodulation. It means जिस तरह का कैरियर हमने आपके पल्स मॉड्यूलेशन के लिए यूज किया है, उसी तरह का कैरियर हमें पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन के डीमोडुलेशन के लिए चाहिए. तो दोनों के बीच में क्या होनी चाहिए, सिंक्रोनाइजेशन होनी चाहिए इन बोथ ऑफ द कैरियर विच वी कैन यूज एट द ट्रांसमीटर एंड आल्सो सेम एज यूज एट द रिसीवर. क्लियर. सो द सर्किट कोस्ट सिंक्रोनाइजेशन की वजह से इट्स सर्किट कोस्ट इज मोर एंड इट्स रिक्वायर योर हाई बैंडविड्थ. क्लियर. नेक्स्ट इज कॉल्ड योर PPM. Again, we can cover the topic with the help of one more example here. So here we can say that the PPM is based upon your pulse time modulation. What do you mean by pulse time modulation? Pulse time modulation, it's having two type. One is called your pulse width, and another one is called your pulse duration modulation. Okay, so PPM is a modulation technique where the position of the pulse carrier is varied according to the modulating signal. तो जो फिगर मैंने पहले एक्सप्लेन की वही सेम फिगर यहाँ एक्सप्लेन हो रही है. ये आपकी इनपुट हुई, ये आपकी कैरियर है जो कि उसमें साटूथ थी, और इसमें क्या है, इन द फॉर्म ऑफ पल्सेस है, क्योंकि हम पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन डन कर रहे हैं. तो एज पर ये पल्सेस आपकी इनपुट जो चेंज होगी, तो वही सेम फिनोमेना है जहाँ पे आपके इनपुट का मैक्सिमम पीक है. अब आपकी कैरियर जो है वो आपके इनपुट सिग्नल के अकॉर्डिंग वेरी हो रही है, एंड दिस बी डन अ पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन. तो जहाँ कैरियर का मैक्सिमम पीक है वहां पे उसकी विड्थ क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी, और जहाँ कैरियर का मिनिमम पीक है वहां उसकी विड्थ क्या हो जाएगी, नैरो हो जाएगी. सो यू कैन गेटिंग योर आउटपुट विद योर
पल्स विड्थ मॉड्यूलेटेड आउटपुट। अब अगर आपने पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन से पीपीएम अचीव करना है तो वही सेम केस हम आप आगे मोनोस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर लगा देंगे। वो मोनोस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर के सर्किट की ऐड होने की वजह से ओनली आपका जो पीडब्ल्यूएम का आउटपुट है उसी से आप पीपीएम कंटेन कर लेंगे। ओनली उसका जहाँ लाइक उसका नेगेटिव एज जाएगा पीडब्ल्यूएम का, वहां से आपकी उसकी पोजीशन मिलनी शुरू हो जाएगी। क्लियर? सो आपकी पोजीशन क्या हो गई है, वो इस रेफरेंस लाइन मिलने की बजाय आगे की तरफ क्या हो गई है, चेंज हो गई है। सो दैट इज कॉल्ड योर पल्स position modulation. Clear? So again you can come the concept of your noise in ppm. What do you mean by noise? Since in ppm amplitude is constant, again we discuss the same topic, amplitude constant hota hai to noise will be less interference, so noise will be separated from the signal very easily. Again the power is also constant because of the amplitude and width of the circuit should be constant, so the power requirement is also constant. Again the disadvantage is synchronization, again we mentioned the same topic. Again the one thing that is clear mention, the ppm is analogous to your phase modulation. जब मैंने अपनी पीपीटी की फर्स्ट स्लाइड्स में आपको टॉपिक एक्सप्लेन किए थे तो पल्स पोजीशन, अगर उसकी पोजीशन वेरी हो रही है इट मींस उसका एंगल वेरी हो रहा है, सो इट मींस पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन इज एनालॉगस टू योर pm, that is called your phase modulation in case of your analog communication. Next you can come with your basics of quantization. Here we say that the basic of quantization start with your what is called your sampling. So इस figure को ध्यान से देखिए, that is a block diagram which show your quantization process. So here we use one sampling, or you can say sampler. Here we use sampler here. So by the use of sampler we can giving the analog input at the input side. So as per the very well known about this, the analog quantity in which the time and amplitude of the signal both are continuous in nature. Clear? So after your analog signal passing through a sampler, the sampler provide your A to D converter circuits which convert your time in discrete but amplitude in continuous in nature. So both are not in discrete. Clear? So अगर आपको इसकी आउटपुट पे अब आपको टाइम तो डिस्क्रीट में चेंज होके मिल गया, इनकी डिजिटल में चेंज होके मिल गया, लेकिन एम्पलीट्यूड अभी भी कांस्टेंट है. क्लियर? विद द हेल्प ऑफ सैम्पलर. क्लियर? तो अगर आपने अपने एम्पलीट्यूड को भी डिस्क्रीट बनाना है तो आप आगे क्या लगाओगे, क्वांटाइजेशन सर्किट लगा दोगे. तो उससे आपका जो टाइम एंड एम्पलीट्यूड है वो दोनों आपके डिस्क्रीट नेचर के बन जाएंगे. तो दैट विल बी शो योर डिजिटल signal. Clear? So the digital signal again represented by your coding circuit with the help of proper code, either 000, 001, 010, 011. So the quantization is a basic block which can convert your analog signal into a digital signal in a pure manner. आपने क्या किया है, आपने बोला कि सैम्पलर क्या करता है, आपके टाइम को तो डिस्क्रीट में रखता है लेकिन एम्पलीट्यूड को कांस्टेंट बना देता है. तो हमें पता है कि एनालॉग के इनपुट पे टाइम और एम्पलीट्यूड दोनों क्या हैं आपके, टाइम और एम्पलीट्यूड दोनों ही कॉन्टिन्यूस हैं. तो उस एक्स दैट विल बी शो बाय योर एक्स ऑफ टी. सो एक्स ऑफ टी विल बी रिप्रेजेंट बाय योर साइन ऑफ 2 पाई एफ टी. सो हियर द टाइम विल बी कॉन्टिन्यूस in nature, so that's why we show here 0.1, 0.11, 0.11, 2 and so on. But in discrete signal, your time here, the time is discrete but amplitude is continuous. So that's why we mention here x of n. एन मतलब कि टाइम को चेंज करने के लिए, टाइम को आपने किसी नंबर से चेंज कर दिया तो टाइम आपका डिस्क्रीट बन गया. तो यहाँ पे आपको, यहाँ आप एक्स टी दे रहे हैं जिसका एम्पलीट्यूड और टाइम दोनों कॉन्टिन्यूस है, और यहाँ पे आप एक्स एन ले रहे हैं जिसका एम्पलीट्यूड तो कॉन्स्टेंट है लेकिन एन टी जो है वो एन में चेंज हो रहा है. तो इसका मतलब आपका टाइम क्या बन गया है, डिस्क्रीट बन गया है. तो एन विल बी टेकिंग द वैल्यू 1 2 3 एंड so on. Clear? So after apply that particular waveform to your quantization circuit, we can getting your purely digital output having with both time and both time and amplitude are discrete in nature.
तो यहाँ मैंने एक फिगर बनाया है जो आपके क्वांटाइजेशन प्रोसेस को बड़े अच्छे से एक्सप्लेन करेगा। तो जैसे उसने इस फिगर को एक्सप्लेन करने के लिए उसने क्या किया है, आपकी एनालॉग इनपुट को क्वांटाइज्ड आउटपुट में चेंज किया है। तो वो कैसे चेंज होगा, देखिए पहले आप जैसे मान लो आपने एक रेफरेंस लाइन पे एक साइन वेव ड्रॉ की है, क्लियर, और उस साइन वेव्स के अकॉर्डिंग आपने नंबर ऑफ लेवल्स लिए हैं, क्लियर, दैट इज 0, 0.25, 0.5, 0.75 एंड +1, दैट इज रिप्रेजेंट योर पॉजिटिव साइड एंड सेम एज फॉर योर नेगेटिव साइड, क्लियर। और यहाँ पे उन लेवल को आपने बिट की फॉर्म में कुछ वैल्यू असाइन की है, 0 0, फिर 1 छोड़ के 0 1, 1 छोड़ के 1 0, फिर 1 छोड़ के 1 1, क्लियर। तो देखिए ध्यान से, अभी ये लेवल 2 बिट के हैं, 3 बिट के हैं, या जो ये आपने डिफरेंस मेंशन कर रखा है वो किस तरह से मेंशन किया जाएगा, दैट डिपेंड्स अपॉन n इज इक्वल टू 2, क्लियर, रिप्रेजेंट द सैंपल हैविंग विद 2 बिट, यानी कि जो सैंपल ले रहे हैं उसके पास 2 बिट है, अगर n की वैल्यू क्या है आपको 2 दी हुई है, क्लियर। और उस 2 वैल्यू लेने पर अगर आप किसी n बिट को 2 वैल्यू से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो उसके लेवल कितने बने, 1 2 3 4, 4 लेवल बन गए, क्लियर, कि 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1, क्लियर। तो वो लेवल अब आपको 0.75 पे लेने हैं, 0.5 पे लेने हैं, दैट डिपेंड्स अपॉन योर सम कैलकुलेशन। Here we first finding your step size delta. The step size delta will be equal to your x max minus x min divided by L. So as per your figure, your x max is 1 here and x min is -1 here. So put the value for x max and x min here. That will be equal to 1 minus of 1 and level depends upon number of level आपने कितने लिए हैं, 0 0 0 1 1 0 and 1 1, तो आपके 4 हुए तो डिवाइड बाय 4 करेंगे तो 0.5 आ जाएगा। इट मीन्स एवरी 0.5 इंटरवल पे आप क्या करोगे, -1 है उसका -0.5 आएगा, फिर उसमें 0.5 ऐड करोगे तो 0 पे आएगा, 0 में 0.5 ऐड करोगे तो 0.5 पे आएगा। तो आप 0.5 के डिफरेंस पे ये 4 लेवल क्या करोगे, शो करोगे, 0 0 0 1 1 0 एंड योर 1 1, क्लियर, ठीक है। तो आपने उस लेवल को 0.5 पे इसलिए रखा है बाय द यूज ऑफ सम सिंपल कैलकुलेशन, क्लियर। सो हमने इस फिगर में अब क्या किया है, अब आप कुछ पॉइंट नोट कीजिए, जैसे मैंने एक वैल्यू यहाँ मैं यहाँ दिखाऊंगी पॉइंट, ये अभी ये जो मैंने एक ब्लॉक्स ड्रा कर रखा है वो भी आप नहीं ड्रा करेंगे इन द फॉर्म ऑफ ये जो वैल्यूज ड्रा कर रखी हैं, ओनली एक स्ट्रेट लाइन ड्रा करेंगे। एक जो स्ट्रेट लाइन की वैल्यू 0.707 पे होगी, ये वाली 1 पे होगी, देन ये वाली फिर 0.707 पे, फिर ये वाली अगेन इधर से 0.707 पे, ये -1 पे, और यहाँ पे फिर अगेन 0.707 पे, ठीक है। तो क्वांटाइज आउटपुट क्या होती है कि यू कैन अप्रोक्सीमेट टू योर फाइनल वैल्यू, और कैन से नियरेस्ट टू योर वैल्यू, क्लियर। सो आपने क्या किया अब इसमें, अब देखिए ध्यान से, जैसे अगर आप यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे आपकी जो, अगर आप इनपुट को यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो वो 0 है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू आपकी 0 के इक्वल आ रही है, तो यहाँ से आपके सिग्नल की वैल्यू भी क्या आएगी, 0 आएगी, ठीक है। अब अगर आपने ये वाला पॉइंट ले रखा है, एक स्ट्रेट लाइन यहाँ ड्रा कर रखी है जो कि क्या है 0.7 है, तो 0.7 किसके नियर है, 0.5 के, तो 0.5 से स्ट्रेट लाइन आ जाएगी, ठीक है। अगेन आप ये वाली वैल्यू ले रहे हो 1, लेकिन 1 के नियरेस्ट वैल्यू कौन सी बने बचेगी, एज पर योर लेवल, क्योंकि लेवल 0.75 पे नहीं है, लेवल किस पे है, 0.5 पे है, तो 1 के नियरेस्ट वैल्यू क्या मानी जाएगी, 0.5, तो वहां से फिर आप स्ट्रेट चले गए। फिर यहाँ पे क्या है 0.7, लेकिन 0.7 किसके नियरेस्ट पड़ता है, 0.5 पे, तो अगेन बिल्कुल कंटिन्यू एट 0.5, क्लियर। अगेन 0.5 जो है वो नीचे की तरफ डाउन आ गया, आपने पॉइंट यहाँ ले रखा है अब, क्लियर, 0.7 पे, जो 0.7 है फिर अगेन 0.5 के नियर है, देन अगेन आपने ये वाला लेवल ले रखा है, ये वाला क्या है -1, जो -1 है वो किसके नियर है, 0.5 के, तो अगेन यू कैन कम विद योर 0.5 एंड लास्ट विल कम योर 0। तो आपने जो जो पॉइंट इन स्ट्रेट फॉर्म के नजदीक, जैसे मान लो जो भी स्ट्रेट लाइन बनाओगे आप इसके अंदर, उसके नियरेस्ट वैल्यू के अकॉर्डिंग आपने ये क्वांटाइज्ड आउटपुट इन द फॉर्म ऑफ पल्सेस क्या करनी है, ड्रा करनी है, क्लियर, ठीक है। जैसे मान लो मैं ये वाला पॉइंट ले रही हूँ यहाँ तक, ये मैंने एक सिंगल लाइन शो किया है, जो 0.7 है वो किसके नजदीक है, 0.5 के, तो यहाँ से वो स्ट्रेट चला गया। ये 1 है, 1 के बीच में तो कोई लेवल नहीं है, लेकिन 1 के नियरेस्ट वैल्यू क्या होगी, 0.5, फिर ये स्ट्रेट चला गया। फिर यहाँ पर उसने 0.7 लिया हुआ है, 0.7 की फिर नियरेस्ट वैल्यू क्या हुई, 0.5, फिर वो 0.5 पे चला गया। अब 0.5 के नियरेस्ट वैल्यू यहाँ से क्या हुई है, ऊपर तो जाने से रहा, ऊपर तो कोई लेवल ही नहीं है, कौन सी होगी, नीचे वाली 0 पे, तो यहाँ पे क्या होगी, वो 0 हो गई, क्लियर है। फिर यहाँ पे अगर 0.7 है तो 0.7 की नियरेस्ट वैल्यू कौन सी हुई,
-0.5 तो ये 0.5 पे चला गया। अगर यहाँ पे क्या -1 है तो -1 के नियरेस्ट वैल्यू क्या हुई एज पर दियर लेवल -0.05, तो यहाँ पे वो वहां चला गया। तो इस तरह आपने एनालॉग क्वांटिटी को विद द हेल्प ऑफ क्वांटाइजेशन डिजिटल वन में क्या कर रहे हो, चेंज कर रहे हो। तो इसका मतलब हुआ कि क्वांटाइजेशन लगाने से आपका टाइम और your amplitude both are discrete in nature as per your figure that show your amplitude and that show your time, both are discrete one. So that's why the quantizer will help both the time and amplitude will change into your discrete one, so your output will be in the form of pure digital. So here we also show one more table एज पर योर सैंपल इनपुट। अब उसके अकॉर्डिंग आपने क्वांटाइज इनपुट उसकी नियरेस्ट वैल्यू ली है। अब जैसे फिगर में मैंने बताया है कि 0.7 अगर आप यहाँ लेते हो तो 0.7 के नियर क्या हुआ 0.5, तो यहाँ पे आपने क्या ले रखा है 0.7 की क्वांटाइज वैल्यू 0.5 और 1 की क्या ले रखे हो। अगर आप 1 पे हो तो 1 पे उसके नियरेस्ट कौन सा लेवल आता है 0.5 ही आएगा, क्योंकि इसके बीच में तो लेवल ही नहीं है। तो 1 का नियरेस्ट वैल्यू क्या होगा आपका 0.5। ऐसे ही फिर अगेन 0.707 का -0.5, 0 पे 0 और -7.0 का -0.5 एंड सो ऑन। क्लियर है। उसके अकॉर्डिंग 0 पे आपका लेवल क्या आ रहा है एज पर योर फिगर 10 आ रहा है, तो मैंने यहाँ पे क्या मेंशन किया हुआ है 10। और 0.5 पे लेवल क्या आ रहा है, ध्यान से देखिए 0.5 पे क्या आ रहा है 11, तो 0.5 पे 11 शो करेंगे। अगेन 0.5 पे 11, 0.5 पे 11, 0 पे क्या आ रहा है 0 पे 10, सो हेयर वी मेंशन 0 पे 10, तो आपने उसके लेवल भी यहाँ पे शो कर दिए। अब आपका सैंपल और क्वांटाइज्ड इनपुट में जो डिफरेंस आएगा दैट इज कॉल्ड योर क्वांटाइजेशन एरर। तो आपका सैंपल इनपुट अगर 0.707 है और उसकी नियरेस्ट वैल्यू आपने क्या लिया 0.5 लिया है, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा दैट विल बी शो योर क्वांटाइजेशन एरर, सेम एज फॉर योर 1 minus 0.5 here 0.5. So by the use of this simple calculation you can getting your quantization error. Clear. Next you come with your mid thread and mid riser quantization. So that is a type of your uniform quantization. What is the difference between your uniform and non-uniform quantization? So quantization will be based upon your step size. तो अगर आपने फिगर में देखा है, फिगर में आपका जो स्टेप साइज है वो आपका नॉन कॉन्टिन्यूस मैनर से लाई कर रहा है, कहीं बड़ा हो रहा है कहीं छोटा हो रहा है। क्लियर। तो इस चीज को हमने यूनिफॉर्म क्वांटाइजेशन की हेल्प से बिल्कुल जो है वो इक्वल साइज का बनाने के लिए आइदर इन पॉजिटिव और नेगेटिव साइज बिल्कुल इक्वल साइज के हों, उसके लिए मैंने यूनिफॉर्म क्वांटाइजेशन यूज किया है। तो उसने लिखा हुआ है कि अगर आप यूनिफॉर्म क्वांटाइजेशन के अंदर आते हो इट मीन्स योर स्टेप साइज इज फिक्स फॉर थ्रू आउट द रेंज, कि आपका स्टेप साइज बिल्कुल क्या होगा फिक्स होगा आइदर इन पॉजिटिव वन और आइदर इन नेगेटिव वन। बट इन नॉन यूनिफॉर्म क्वांटाइजेशन योर स्टेप साइज विल बी वेरी थ्रू आउट द रेंज। उस केस में आपका स्टेप साइज वेरी करेगा, तो दैट इज कॉल्ड योर नॉन यूनिफॉर्म क्वांटाइजेशन। सो यूनिफॉर्म क्वांटाइजेशन के आपके दो टाइप हैं, वन इज कॉल्ड योर मिड थ्रेड एंड अनदर वन इज कॉल्ड योर मिड राइजर। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन योर मिड थ्रेड एंड मिड राइजर? मिड थ्रेड स्टैंड फॉर, जैसे मैंने एक फिगर बना रखी है यहाँ पे, मिड थ्रेड का मतलब क्या है कि सेंटर पॉइंट से s/2 तक वो ग्राफ आपका सेंटर से कांस्टेंट होगा। उसके बाद s/2 इस तरफ है तो यहाँ पे क्या होगा -s/2, अगेन यहाँ पे 3s/2 है तो यहाँ पे -3s/2। क्लियर है। तो ये स्टेयरकेस की फॉर्म में आपका सिग्नल बनेगा, क्योंकि आपने अपनी एनालॉग सिग्नल को क्वांटाइजेशन की हेल्प से डिजिटल में चेंज कर लिया है। तो उसका ग्राफ तो लाइक स्टेयरकेस आएगा आफ्टर यूनिफॉर्म क्वांटाइजेशन लगाने के बाद, लेकिन वो ग्राफ आपका सेंटर से स्टार्ट होगा या सेंटर पे उसकी वैल्यू क्या आएगी 0 आएगी। दैट डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ योर क्वांटाइजेशन आइदर मिड थ्रेड एंड मिड राइजर। तो मिड थ्रेड पे क्या होगा, मिड पे उसकी वैल्यू क्या होगी 0 होगी। उसके बाद वो स्टेयरकेस की फॉर्म में वो सिग्नल क्या बढ़ेगा आपका बढ़ना शुरू हो जाएगा, आइदर फ्रॉम अप साइड एंड आइदर फ्रॉम डाउन साइड। तो उसके बाद आप क्या करेंगे, अगर आपने उसी फिगर की कैलकुलेशन करनी है एज पर योर क्वांटाइजेशन नॉइज, क्लियर, तो कैसे करेंगे, आप एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कीजिए। स्ट्रेट लाइन से जितना भी स्टेयरकेस इनपुट इधर उधर शिफ्ट हो रही है दैट विल बी शो योर क्वांटाइजेशन एरर। तो ध्यान से देखिए कि इस फिगर में आपका क्वांटाइजेशन एरर कहाँ तक आ रहा है, इस तरफ s/2 है तो इस तरफ क्या है -s/2 है। s/2 और 3s/2 का डिफरेंस कितना आएगा, अगेन 2s/2, अगेन दैट इज s/2। सो अगेन
3s/2 एंड 5s/2 का डिफरेंस कितना आएगा? अगेन 2s/2 यानी कि s/2। तो हर बार आपका हर एक स्टेज पे जो आपका क्वांटाइजेशन एरर आ रहा है वो कितना आ रहा है? s/2। क्लियर? सो दैट फिगर शो योर uniform quantization as per your uniform quantization error. Clear? So here we mention the theoretical part. In mid-thread quantization, the input value between plus minus delta by 2, 3 delta by 2, or you can say 3s by 2, plus minus 3s by 2, plus minus 5s by 2. But in that case your output क्या है आपकी? अगर अगर आपकी क्वांटाइजेशन क्वांटाइज्ड आउटपुट है वो तो है आपकी ये वाली एज पर ईयर फिगर s/2, 3s/2, 5s/2, और जो आउटपुट है वो क्या है? प्लस माइनस s, प्लस माइनस 2s एंड प्लस माइनस 3s। क्लियर? ठीक है। तो सपोज द इनपुट इज सैंपल वैल्यू लाइज बिटवीन प्लस माइनस डेल्टा बाय 2 विच अप्रोक्सीमेटेड एज 0, जो कि डेल्टा बाय, अगर हम इसका अप्रोक्सीमेशन निकालें यहाँ से लेकर यहाँ तक s/2 माइनस s/2 से लेकर प्लस s/2 तक अप्रोक्सीमेशन आपका क्या आ रहा है? जो इनपुट आ रहा है वो 0 के इक्वल आ रहा है, क्योंकि वो ग्राफ बिल्कुल क्या आपका स्ट्रेट लाइन है। तो अगर वो इक्वल टू 0 आ रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ? द इनपुट लाइज बिटवीन प्लस डेल्टा एंड टू 3 डेल्टा बाय 2। तो आपकी इनपुट डेल्टा बाय 2 तक तो लाई कर नहीं रही है, उसके बाद वो नेक्स्ट लेवल पे लाई करेगी डेल्टा बाय 2 से लेकर 3 बाय डेल्टा बाय 2। तो अगर आप इन दोनों का डिफरेंस लेंगे दैट इज इक्वल टू योर डेल्टा। सो हैव द ओरिजिन आउटपुट thread of staircase lies at midpoint, so the name is mid thread quantization. Clear? क्योंकि आपका जो वो है वो मिड थ्रेड पे लाई कर रहा है तो उसका नाम क्या पड़ा? मिड थ्रेड। सो मैक्सिमम क्वांटाइजेशन एरर क्या आ रहा है हर एक स्टेज पे? अगर आपने बोला ये आपकी क्वांटाइज्ड आउटपुट है तो क्वांटाइजेशन एरर भी इनका डिफरेंस होगा। तो अगर आप s/2 से लेकर माइनस s/2 तक नोटिस करें एज पर दैट फिगर, तो अगर तो इनका डिफरेंस तो इक्वल टू 0 आएगा। लेकिन अगर इनका डिफरेंस निकालें तो इट इज इक्वल टू 2s/2, यू कैन से नहीं s माइनस s/2 बाय में 3s/2 माइनस s/2, दैट इज 2s/2, और यू कैन से अगेन यू कैन कम विद योर s/2। तो हर एक लेवल पे आपका जो क्वांटाइजेशन एरर है वो भी क्या रहा? यूनिफॉर्म आएगा, दैट इज इक्वल टू योर प्लस माइनस डेल्टा बाय 2 और प्लस माइनस s/2, जैसे भी आप शो करना चाहे एस से चाहे डेल्टा से, क्योंकि डेल्टा आपका स्टेप साइज को रिप्रेजेंट कर रखा है। तो किसी बुक में डेल्टा लिखा होगा और किसी बुक में आपका एस से शो किया होगा। अगेन यू कैन कम विद योर मिड राइजर। मिड राइजर में क्या होगा? कुछ नहीं है उसमें, इसमें जो क्वांटाइज्ड आप ले रहे हो आउटपुट वो s, 2s और 3s की फॉर्म में ले रहे हो। क्लियर? और इनपुट आप माइनस s/2, 3s/2 एंड 5s/2 की फॉर्म में ले रहे हो। लेकिन इस केस में क्या होगा? उसका उल्टा हो जाएगा। आपकी जो आउटपुट है वो तो आएगी s/2, 3s/2, 5s/2 एंड 7s/2, और जो आपकी आउटपुट लेवल है वो क्या आएगा? s, 2s एंड 3s/2। तो इसमें देखिए वो मिड में स्ट्रेट होने की बजाय राइज कर रहा है as per your s/2 plus and s/2 minus, same as for 3s/2 plus and 3s/2 माइनस। तो इस तरह से स्टेयर के सिग्नल आपका मिड से ही क्या कर रहा है? राइज कर रहा है। सो दैट्स व्हाई इट्स नेम इज मिड राइजर, मिड राइजर यूनिफॉर्म क्वांटाइजेशन। तो हेयर भी अगर आप डिफरेंस नोटिस करें तो डिफरेंस क्या आएगा हर बार में? एज पर योर नॉइज, एस से लेकर एस तक का जो डिफरेंस है वो आपका s/2 तक आएगा। देन अगेन s/2 से लेकर 3s/2 तक अगेन s/2 आएगा। तो उसने ये चीज यहाँ पे लिख रखी है इन राइजर मिड राइजर क्वांटाइजेशन द इनपुट वैल्यू इज प्लस माइनस डेल्टा, प्लस माइनस 2 डेल्टा एंड 3 डेल्टा, एंड द क्वांटाइजेशन वैल्यू इज प्लस माइनस डेल्टा बाय 2, 3 डेल्टा बाय 2 एंड सो ऑन, एंड द क्वांटाइजेशन एरर इज सेम एज प्लस माइनस डेल्टा बाय 2। तो दोनों में क्या फर्क है? यहाँ पे वो मिड से उसकी वैल्यू 0 आ रही है और इसमें वो मिड राइजर वो मिड से क्या कर रहा है? राइज कर रहा है। इसमें हम जो क्वांटाइज्ड आउटपुट इस तरफ मेंशन कर रहे थे और यहाँ आउटपुट ले रहे थे। अब यहाँ पे आउटपुट इस तरफ आ जाएगी और जो क्वांटाइज्ड आउटपुट है वो इस तरफ शो की जाएगी। तो जब आप इसके अकॉर्डिंग बनाओगे तो हर एक लेवल पे डिफरेंस कितना आएगा आपका? s/2। so that show here the quantization error will be vary from your plus minus delta by 2. Again you can come with your quantization error in terms of noise. So
I have considered the uniform quantization here. The PDF of uniform distributed random variable x is, अगर हमने like अब अपने quantization error निकाला है, तो quantization error निकालने के लिए आपने uniform quantization का केस कंसिडर किया है. तो अगर आप uniform quantization का केस कंसिडर कर रहे हैं for finding your quantization error, तो उसके लिए आपको सबसे पहले उसके लिए एक पीडीएफ फंक्शन बनाना पड़ेगा जिसको आप वेरिएबल x से डिनोट करोगे. तो हमारा जो पीडीएफ फंक्शन है वो क्या शो कर रहा है, जैसे आपका ये वाला कोई क्वांटाइज्ड आउटपुट आ रही है फ्रॉम ए टू बी. क्लियर. तो उसका एरिया विल बी क्या होगा, इक्वल टू यूनिटी हो जाएगा. और इस तरफ आप क्या शो करोगे, 1 माइनस बी अपॉन ए. तो एरिया अगर उसका इक्वल टू यूनिटी है तो किस तरह लिखा जाएगा, बी माइनस ए इंटू में बी माइनस ए. तो बी माइनस ए से बी माइनस ए कैंसिल आ जाएगा और एरिया आपका क्या आ जाएगा, इक्वल टू 1 आ जाएगा. ठीक है. तो अगर देखा जाए इसका मतलब क्या है कि फ्रॉम ए टू बी उस पीडीएफ फंक्शन की वैल्यू क्या है, आपकी एक्स है. क्लियर. अदरवाइज वो क्या है, यहाँ और यहाँ क्या है, 0 है. तो वही है कि आपके उस पीडीएफ फंक्शन की वैल्यू 1 माइनस बी बाय ए कब तक है, जब वो ए और बी के बीच में है. जैसे ही वो ए और बी से परा होता है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी. ठीक है. सो द क्वांटाइजेशन एरर क्या कर रहा है इन केस ऑफ यूनिफॉर्म क्वांटाइजेशन और either in mid thread or mid riser, that will be changed from your plus minus delta by 2 or plus minus s by 2. क्लियर. सो दैट्स वाई हम मेंशन हियर, कोई फंक्शन लिया मैंने, अगर आप फंक्शन x ले रहे हो तो आपका क्वांटाइज आउटपुट आ रही है तो उसको अपने q से शो कर दिया. इनटू में एरिया क्या लिया है, a, तो वो वैल्यू उसकी क्या आ रही है, 1 बाय, अगर आपने बोला है कि आपकी क्वांटाइज इनपुट अलाई करती है माइनस डेल्टा बाय 2 से लेकर डेल्टा बाय 2 के बीच में. ठीक है. तो अगर आप इसमें आप डेल्टा बाय 2 माइनस माइनस ऑफ डेल्टा बाय 2 करेंगे तो दैट इज इक्वल टू योर 1 बाय डेल्टा. तो स्टेप साइज की वैल्यू क्या आई है, 1 बाय डेल्टा. तो 1 बाय डेल्टा की वैल्यू कब तक 1 बाय डेल्टा रहेगी, फ्रॉम योर माइनस डेल्टा बाय 2 से लेकर डेल्टा बाय 2 तक, क्योंकि यूनिफॉर्म कंडीशन के अंदर हम ले रहे हैं प्लस डेल्टा बाय 2 से लेकर माइनस डेल्टा बाय 2 से. क्लियर. तो अगर इसके अलावा डेल्टा बाय 2 से लेकर माइनस डेल्टा बाय 2 तक, तो उसकी वैल्यू क्या है, क्वांटाइज्ड आउटपुट में चेंज हो रही है, लेकिन उसके परे उसकी वैल्यू क्या हो रही है, 0 हो रही है. ठीक है. नेक्स्ट इज यू फाइंडिंग द मीन ऑफ क्वांटाइजेशन. ठीक है. तो मीन निकालने के लिए हमारा जो सिंपल फॉर्मूला होता है मीन निकालने का, वो होता है ई फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू माइनस इनफिनिटी x f ऑफ x इंटू में dx. तो आपकी फिगर में अगर आप उसको चेंज करें तो इन्फिनिटी, आप जो क्वांटाइजेशन आउटपुट कहाँ तक ले रहे हैं, माइनस डेल्टा बाय 2 से लेकर डेल्टा बाय 2 तक, और आपको x को किससे शो किया, क्वांटाइज से, और आपका फंक्शन कहाँ तक आया, 1 बाय डेल्टा तक, इंटू में dx किसमें चेंज कर दिया उसने, dq में. अब आपका उसका आप उसका इंटीग्रेशन कीजिए माइनस डेल्टा बाय 2 से लेकर प्लस डेल्टा बाय 2 तक, दैट इज इक्वल टू योर क्यू स्क्वायर बाय में 2, और उसकी लिमिट आ जाएगी माइनस डेल्टा बाय 2 से लेकर प्लस डेल्टा बाय 2 तक. आप इसको वैल्यू को इक्वेट कीजिए और फाइनल वैल्यू आएगी इक्वल टू 0. क्लियर. सो इट मीन्स जो भी क्वांटाइजेशन लें उसका जो क्वांटाइजेशन मीन की फॉर्म में जो एरर निकलेगा वो हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा. तो कई बार ये 2 नंबर में क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द मीन ऑफ योर क्वांटाइजेशन आउटपुट. तो मीन हमेशा क्या होता है, 0 होता है एज पर माई कैलकुलेशन. नेक्स्ट वी काउंट द वेरिएंस. वेरिएंस मीन्स कितना चेंज आया है आपकी क्वांटाइज आउटपुट में. तो जो चेंज आया है वो आपका एरर भी शो करेगा. वेरिएंस इज आल्सो शो योर क्वांटाइजेशन एरर. तो अगर आपने वेरिएंस निकालना हो किसी भी फंक्शन का तो आप कैसे लिखते हैं, ई एक्स स्क्वायर माइनस डेल्टा टू डेल्टा एक्स स्क्वायर एफ ऑफ एक्स इंटू में डी एक्स. क्लियर. तो उसने वेरिएंस को यहाँ पे ई ऑफ एक्स स्क्वायर को सिग्मा स्क्वायर क्यू से रिप्रेजेंट कर लिया, क्योंकि आपने वेरिएंस किसका निकालना है, क्वांटाइज का, और वेरिएंस को उसने किससे शो किया है, सिग्मा स्क्वायर से. अगेन यू कैन denote your integration from your minus infinity to infinity by the use of uniform quantization. अगर आप इसको इसे रिलेट करें तो आपका लिमिट क्या आ जाएगी, माइनस डेल्टा बाय 2 से लेकर प्लस डेल्टा बाय 2 तक. और आपने x फंक्शन क्या लिया, क्वांटाइज, तो क्यू स्क्वायर इंटू में एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या ली है, 1 बाय डेल्टा इंटू में डी क्यू. क्लियर. 1 बाय डेल्टा जो हमने पहले निकाला है यहाँ पे इस फिगर के अकॉर्डिंग. ठीक है. अब इसे सोल्व कीजिए एज पर योर लिमिट. तो ये आपका आ जाएगा डेल स्क्वायर बाय में 12. इट मीन्स डेल स्क्वायर बाय 12 क्या है, आपका क्वांटाइजेशन एरर. तो कई बार हमें एग्जाम में
बहुत सिंपल क्वेश्चन आया था है कि हमें स्टेप साइज दिया होगा, उससे क्वांटाइजेशन एरर निकालिए। तो डेल शो योर स्टेप साइज। तो आपको पता है कि आपका क्वांटाइजेशन एरर और क्वांटाइजेशन वेरियंस निकालने का फॉर्मूला क्या है, बोथ आर द सेम थिंग, दैट इज डेल स्क्वायर बाय में 12। सो हम डेल स्क्वायर की हम वैल्यू पुट करेंगे, बाय में 12 से डिवाइड करेंगे, तो ये क्या जाएगा, आपका क्वांटाइजेशन एरर को डिनोट करेगा। नेक्स्ट वी काउंट द, sorry, number of bits are used to represent a sample, then number of quantization level, कि किसी सैंपल को रिप्रेजेंट करने के लिए आप लेवल कितने लेंगे या बिट कितने लेंगे, उसको भी आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको पता है कि आपका लेवल क्या होता है, टू द पावर n होता है। तो मैंने दोनों तरफ क्या ले लिया, लोग ले लिया। अगर लोग लेती हूँ तो l क्या लिखा जाएगा, log ऑफ l, और इस तरफ लोग लोगे तो n पावर आगे जाएगा, n पावर ऑफ log 2। ठीक है, तो देखा जाए तो नंबर ऑफ बिट्स आउट ऑफ लेवल कितने आएंगे। तो अगर हम, मैंने एक एग्जांपल शेयर किया है यहाँ पे, मैंने एग्जांपल शेयर किया है आपके लेवल को क्लियर करने के लिए। वो क्या चीज है आपकी, कि जैसे मान लो आपने रेंज ले ली फ्रॉम एक्स मैक्स टू एक्स मिन, उसके बीच में आपने 8 लेवल लिए हुए हैं। क्लियर, अगर वो 8 लेवल है तो उसका स्पान निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू में मैक्सिमम एक्स मैक्स, 2 इंटू में एक्स मैक्स। सो द नंबर ऑफ लेवल, नंबर ऑफ लेवल निकालने का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, लेवल निकालने का फॉर्मूला आपने क्या लिखा है, क्या आ जाएगा, हमने जो लेवल है क्या लिखा है यहाँ पे, 2x बाय मैक्स बाय में डिवाइड बाय क्या कर दिया, डेल्टा, स्टेप साइज से हमने डिवाइड कर दिया। सो देर आर 8 लेवल, अगर हमारे पास 8 लेवल हैं तो 2x मैक्स बाय में 8 हो जाएगा। अगर आप उस टर्म्स को, जो डेल की टर्म आपने निकाली है, उसको आप अपने इस फॉर्मूले में पुट कीजिए यहाँ पे, तो आपका फॉर्मूला एल की फॉर्मूला ड्राइव होगा, दैट इज इक्वल टू योर डेल 2x मैक्स 2 की पावर n। क्योंकि यहाँ पे एल को आपने क्या लिखा है, एल इज इक्वल टू क्या होता है, 2 की पावर n होता है, तो सिंपली मैंने एल की यहाँ वैल्यू पुट की है, दैट इज 2 की पावर n। ठीक है, अब आपने, आपको वेरिएंस पता है, दैट इज इक्वल टू डेल स्क्वायर बाय 12। तो यहाँ पे आपने डेल की वैल्यू निकाली है, वो क्या निकाली है, 2x मैक्स बाय में 2 की पावर n। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करके डिवाइड बाय क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो दिस टर्म इज शोज योर वेरिएंस, variance in terms of your amplitude. So variance is also show your quantization error। तो मैंने इन टॉपिक्स को थोड़ा डिटेल में बताने की कोशिश की है। आई थिंक ये चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। देन ओवरव्यू माय टोटल वीडियो, दैट इज you can describe the ppm. ppm should be you can say explain with the help of your ptm and pdm, and one more is basic quantization process. So how we done the quantization and how we uh, came under your uniform quantization, either mid thread and mid riser, and what is the difference between your mid thread and mid riser। mid thread में उसकी जीरो रेफरेंस पे वैल्यू 0 आ रही है, उसके बाद वो प्लस माइनस एस बाय 2 से चेंज हो रही है। लेकिन मिड राइजर में क्या है कि जीरो पे वैल्यू उसकी राइज कर रही है फ्रॉम प्लस माइनस एस बाय 2 से लेकर, और जो उसकी आउटपुट जो आ रही है वो क्या आ रही है, प्लस माइनस एस, एस मतलब प्लस माइनस डेल्टा की फॉर्म में आ रही है। यानी कि जो मिड रेड है वो मिड राइजर से रिवर्स है। ठीक है, उसके बाद क्वांटाइजेशन एरर निकाला है जो कि इन द फॉर्म ऑफ नॉइज निकलेगा। तो एरर इज आल्सो कैलकुलेटेड by the use of what is the difference between your input plus your quantized output, and also show by your sum formula, or you can say calculate with the help of your variance also. So its formula represent your del square by 2, that represent your variance and also represent your quantization नॉइज। सो आई थिंक ये टॉपिक आपको क्लियर होंगे। लास्ट में मैंने कुछ एक्स्ट्रा मीन एंड वेरियंस निकालने की कोशिश की है, तो उससे भी आपको ये टर्म्स क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, और इसके बेस पे अगर क्वेश्चन आता है तो मेनली वेरियंस या क्वांटाइजेशन एरर पे निकालने का क्वेश्चन आता है, तो उसके लिए आपको फॉर्मूला क्रैम हो गया है। तो क्वांटाइजेशन एरर निकालने का फॉर्मूला क्या है आपका, डेल स्क्वायर बाय में 12। तो डेल स्क्वायर की वैल्यू आपको पता होगी स्टेप साइज की, तो वहां से आप इजिली फॉर्मूले को निकाल सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसी वन से आएंगे कि यू कैन एक्सप्लेन द क्वांटाइजेशन प्रोसेस एंड आल्सो एक्सप्लेन द मिड, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन मिड राइजर और मिड pointer, yeah, what do you mean by quantization error, and how do you calculate in case of your ppm or pam, so you can find the easily. Thank you very much for listening my lecture.